जो शॉर्टकट के साथ जाता है ना वो अभिनंदन की तरह अपना जहाज गिरा कर आता है। तो मैं आपको जो है ना वो मोहम्मद हसन बना के भेजूंगा, मैं आपको अभिनंदन बना के नहीं भेजूंगा। सेकेंड ईयर का हार्ड एरिया का आज का जो पेपर है वो इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके सॉफ्ट होने की एक वजह इंग्लिश कीज अकेडमी का क्रैश कोर्स भी है। जिन बच्चों ने इंग्लिश कीज अकेडमी का क्रैश कोर्स लिया है उनको आज पेपर सॉल्व करते हुए ऐसे महसूस हो रहा होगा जैसे वो पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि वो कोई जो है ना वो कोई गेम खेल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पेपर के अंदर जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं वो ईडियम्स होते हैं, कुरेक्शन होती है, नरेशन वाला पार्ट होता है, इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग होती है, एमसीक्यूज होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश के पेपर को मुश्किल बनाती हैं। मज़े की बात यह है कि क्रैश कोर्स के अंदर मैंने बच्चों को 100 ईडियम्स करवाए थे और उन्हीं 100 के अंदर से सारे के सारे ईडियम्स आए हुए थे। कुरेक्शन जो बच्चों को करवाई थी, कुरेक्शन सारी की सारी वहीं से आई हुई थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने बच्चों को सिर्फ दो ऐसे करवाए थे। और मजे की बात यह है कि पेपर के अंदर वही दो ऐसे आए हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉवल वाला क्वेश्चन था, मैंने बच्चों को 5 टॉपिक बताए थे और उन पांचों के अंदर से 2 टॉपिक जो थे वो पेपर के अंदर आए हुए थे। पोइट्री जो बताई थी वही आई हुई थी। जो कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक्स उनको मैंने बताए थे, 4 उनको मैंने चैप्टर्स बताए थे कि ये चार चार चैप्टर्स आपने करने हैं, उन्हीं चारों चैप्टर्स के अंदर से पैसेज आया हुआ था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो 90% पेपर था वो जो चीज़ें बच्चों को बताई थी उसी के अंदर से आया हुआ था। और बाकी जैसे जो बिल्कुल आसान सी चीज़ें होती हैं जैसे कन्वर्जन वाला जो पैसेज था उसकी बच्चों को ट्रिक्स बताई हुई थी, टिप्स बताई हुई थी, तो बच्चों ने बड़ी आसानी के साथ जो है वो पेपर को कर लिया होगा। अब इसके अंदर अकल वालों के लिए निशानियां हैं। जो फर्स्ट ईयर के खासतौर पर बच्चे हैं उनके लिए इसमें ये एक उनके लिए एक इंडिकेटर है, उनके लिए ये एक ओमन है कि भाई अगर आपने उर्दू और इंग्लिश में अपनी बुनियाद पक्की करनी है और अगर आप चाहते हैं कि आपको अभी से ही इंग्लिश और उर्दू के हवाले से एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आपके नंबर इतने अच्छे आ जाएं कि आपको जब सेकेंड ईयर में आप जाएं तो आपको एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस हो और एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर हो कि यार मेरे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 94 हैं, 95 हैं इंग्लिश के अंदर उर्दू के अंदर। तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो सेकंड ईयर के अंदर ज़्यादा मेहनत करने को भी दिल करता है और ज़्यादा आपका पढ़ने को भी दिल करता है। और अगर खुदा ना खास्ता फर्स्ट ईयर के अंदर आपको धचका लग जाए तो फिर उसको कोप करते करते ही आपको सेकंड ईयर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और सेकंड ईयर का अपना सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर भी अभी रहता है और उर्दू का पेपर भी रहता है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगा कि आप उर्दू और इंग्लिश के लिए क्रैश कोर्सेज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन अभी करवा लें ताकि आपकी उर्दू और इंग्लिश की तैयारी जो है वो बेहतरीन अंदाज में हो जाए। जब इंग्लिश का मैं क्रैश कोर्स करवा रहा था तो बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे कि सर हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें। और मैं बच्चों को उस वक्त ये कह रहा था कि मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा और मैं आपको डिटेल के साथ, तसल्ली के साथ, तफसील के साथ सारी की सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। और मैं आपको जिस तरीके से एक सोल्जर को मैदान जंग में भेजा जाता है मैं आपको मुकम्मल तैयार करके भेजूंगा। मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि जो शॉर्टकट के साथ जाता है ना वो अभिनंदन की तरह अपना जहाज़ गिरा कर आता है। तो मैं आपको जो है ना वो मोहम्मद हसन बना के भेजूंगा, मैं आपको अभिनंदन बना के नहीं भेजूंगा। तो अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं कि आपका जहाज़ ना गिरे और आप कामयाबी के साथ जो है वो अपने उर्दू और इंग्लिश के पेपर में वापस लौटें, तो आपने इंग्लिश कीज अकेडमी का जो क्रैश कोर्स है वो लाजमी ज्वाइन करना है। तो हार्ड एरिया का जो पेपर है उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी करते हैं, उसका डिटेल्ड सोल्यूशन भी करते हैं। और जिन बच्चों ने इंग्लिश कीज अकेडमी का क्रैश कोर्स लिया है मैं उन बच्चों से यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपना जो फीडबैक है वो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर ज़रूर दें, ताकि जो जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको ये एक मोटिवेशन भी मिले और उनको ये एक इंसाइट भी मिले कि उन्हें इंग्लिश कीज अकेडमी का जो क्रैश कोर्स है वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो चले जी एनालिसिस शुरू करते हैं हार्ड एरिया पेपर का। ये आपका पेपर है, इसको एक नज़र आप देख लें। जेंडर इनक्वालिटी वाला जो चैप्टर है वहाँ से पैसेज आया हुआ था कॉम्प्रीहेंशन के लिए, और पोइट्री के दोनों जो स्टैंजाज थे वो केपीके की बुक में से ही आए हुए थे, इफ में से, और इसके अलावा ऑल द वर्ड्स स्टेज में से आया हुआ था। और जो नॉवल वाला क्वेश्चन था वो थीम में से के मतलब पूछा गया था और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के मतलब जो है वो सवाल आपसे पूछा गया था। और उसके बाद जो एसेज थे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज वाला ऐसे आपसे पूछा गया था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी मैं आपको डिटेल के साथ इसका सारा सोल्यूशन करवाता हूँ। रिपोर्ट जो थी वो लाइब्रेरीज के ऊपर थी। और अब हम चलते हैं जनाब पेपर के सोल्यूशन की तरफ। तो पहला सवाल ये है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इसके लिए जो आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ है NQ/COMP वाला, उसको अगर आप इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका बनता है ऑप्शन डी। क्योंकि देखें सबसे पहले इसकी क्वांटिटी आ जाती है, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल इसकी क्वालिटी है, स्मॉल जो है वो इसका साइज़ है, फिर उसके बाद ओल्ड इसकी क्या है, एज है। तो ये इसका क्या बनता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बनता है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती होती है। तो अब इसमें देखें कि विल लिव जो है ये क्या है, ये फ्यूचर सिंपल है। फिर उसके बाद विल हैव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट जो है ये क्या है, ये इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यहाँ पर आपके पास बन जाता है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है और ये भी क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनता है।
फिर उसके बाद द स्नेक क्रॉल्ड, तो क्या होगा, द स्नेक क्रॉल्ड इन टू इट्स होल होगा, ठीक है, कि जब कोई भी चीज़ ओपन सर्फेस में से एक क्लोज सर्फेस में जाती है तो उसके लिए हम लोग जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो क्या होती है, इन टू होती है। ईच ऑफ द टू ब्रदर्स इज अ सिंगर, तो यहाँ पर ईच क्या है, ईच यहाँ पर बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ईच क्या है यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। द ब्लैक बजिंग बी फ्लू ओवर माई हेड, तो इसमें क्या है, बा की साउंड जो यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो रेपिटेशन ऑफ बा की जो साउंड है ये क्या होगी, दिस विल बी बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। द स्टूडेंट सबमिटेड एन एफिडेविट, तो एफिडेविट के जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एफिडेविट, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन नीड्स टू सी हिज डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो अब इसमें देखें कि ये जो हिज है ये बेसिकली रेफरेंस है किसके लिए, पर्सन के लिए। अब एंटीसीडेंट यानी कि नाउन पहले मैंशन है और उसका जो प्रोनाउन है वो बाद में आया है। जब नाउन पहले मैंशन होता है और उसका प्रोनाउन बाद में आता है तो वो कौन सा रेफरेंस होता है, वो बेसिकली एक एनाफोरिक रेफरेंस होता है। उसके बाद द ओल्ड मैन सॉब्ड विद ग्रीफ एट द फ्यूनरल, तो ग्रीफ का सिनोनिम क्या होगा, ग्रीफ का सिनोनिम होगा डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। अ जॉनरे दैट इंटेंड्स एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड पोएट्री, पोएट्री के अंदर क्या होता है, एस्थेटिक और रिदमिक क्वालिटीज होती हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स एन ओपिनियन, तो अब इसमें देखें इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे जो है ये क्या है, ये बेसिकली एक ओपिनियन है। वी केम बैक भी एक फैक्ट है, वी प्लान अ न्यू ट्रिप ये भी एक फैक्ट है, द सन वॉज शाइनिंग ये भी क्या है, एक फैक्ट है। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा, आई हैव नोन हिम, ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता, आई नो नहीं हो सकता, ठीक है, आई नो हिम सिंपल अगर आप कहते हैं आई नो हिम तो फिर उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं आ सकता। फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, तो इसके लिए फिर आपको परफेक्ट टेंस जो है वो लगाना पड़ेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो अब इसमें देखें शी सिंग्स वेल जो है ये क्या है, मैनर है। वी रोज अर्ली ये टाइम है। कट इट लेंथ वाइज ये भी मैनर है। फिर उसके बाद ही इज़ फार बेटर नाउ, तो ही इज़ बेटर और कितना बेटर है वो, फार बेटर, तो ये जो फार है ये क्या है, ये इसकी डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीडिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम, तो अब इसमें रीडिंग जो है ये इसमें अंडरलाइन वर्ड है, तो रीडिंग यहाँ पर क्या है, ये चूँकि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन की जगह पर आ रहा है और ये है भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ पर जेरेंड होगा, ठीक है, जेरेंड। अच्छा उसके बाद दे विजिटेड, आप देखें यहाँ पर अगरचे आपको यहाँ पर ई नज़र आ रहा होगा लेकिन इसकी जो साउंड है वो या साउंड है, या जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या होगा, दे विजिटेड आ यूरोपियन कंट्री लास्ट ईयर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि आ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब्दुल्ला द कैप्टन ऑफ द टीम स्कोर्ड हाईएस्ट रन्स, तो द कैप्टन ऑफ द टीम जब एक नाउन के लिए दूसरा नाउन आप लेकर आते हैं तो वो पॉजिटिव फ्रेज कहलाती होती है, तो पॉजिटिव फ्रेज जो है वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो अब इसमें देखें ही मेट अली हु वाज लेट, तो अब ये जो हु है ये अली को जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हु जो है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बाकी यहाँ पे विच भी इंट्रोगेटिव है, हु भी इंट्रोगेटिव है और इसके अंदर यूर सेल्फ जो है ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी डैश टेक केयर ऑफ आवर नेबर्स, अब ऑब्लिगेशन के लिए क्या होगा, वी ऑट टू जो है ये क्या है, ऑब्लिगेशन यानी फरीजे के लिए जो है वो यूज़ होता है। फिर उसके बाद ईट अप योर डिनर, ईट अप योर डिनर जो है ये पहली मेन क्लॉज है और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड यू वॉन्ट हैव एनी पुडिंग ये इसमें क्या है, ये एक दूसरी मेन क्लॉज है। दो मेन क्लॉजेज कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। दिस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स अप द नैरेटिव ऑफ अ स्टोरी इज कॉल्ड प्लॉट। फिर उसके बाद दे वेंट वेयर, कहाँ गए वो, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वेयर को आंसर करता है, तो इससे ये तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये एक एडवर्बियल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद क्या है कि ये चूँकि है भी एक क्लॉज की सूरत में, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली एक एडवर्ब क्लॉज होगी। उसके बाद हम चलते हैं जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन था, सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर जो ग्रामर होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसमें देखें कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब वन ऑफ दी है तो इसका मतलब है कि एस्पेक्ट ज़्यादा होंगे और उनमें से एक है, तो क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द डेवलपमेंट फ्रॉम नहीं होगा, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन होगा। विदाउट एन एजुकेटिंग पॉपुलेशन नहीं, विदाउट एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री फॉर द कंट्री टू प्रोग्रेस। अनफॉर्चुनेटली मैनी कंट्रीज निगलेक्टिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, निगलेक्ट एजुकेशन रिजल्टिंग इन पॉवर्टी, तो पॉवर्टी की यहाँ पे स्पेलिंग ठीक नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट के बाद क्या आता होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके साथ एस नहीं लगता होता। मस्ट टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द एजुकेशन सिस्टम आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको वाजे करके भी लिखा हुआ है, ठीक है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट is one of the most important aspects in the development of a nation. Without an educated population, it is impossible for a country to progress. Unfortunately, many countries neglect education, resulting in poverty. The government must take steps to improve the education system. इसमें एक
2, 3, फिर उसके बाद 4, और फिर उसके बाद ये 5, फिर उसके बाद 6 और ये 7। तो इसमें से जिस बच्चे ने 5 की हैं, 5 मिस्टेक्स आपने करेक्ट करनी, तो आपके 5 नंबर जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये टोटल 7 जो है वो इसमें मिस्टेक्स बनती हैं। तो 7 में से आपने अगर 5 करेक्ट किए हैं तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ईडियम्स वाला सवाल था, तो क्या होगा इसमें अ बर्ड्स आई व्यू। और मज़े की बात ये कि ये सारे के सारे जो थे वो जो मैंने आपको चीज़ें करवाई थी ये बच्चे खुद बताएंगे। अब मैं खुद नहीं कहता, बल्कि खुद बच्चे आकर नीचे आकर कमेंट्स में आपको खुद बताएंगे। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ना, उनको खुद ही तसल्ली हो जाएगी। अ बर्ड्स आई व्यू, वंस इन अ ब्लू मून, अ डेड लेटर, ब्लू स्टॉकिंग, रैंक एंड फाइल। तब इसमें देखें, द कंपनीज न्यू पॉलिसी हैज़ बीन अ डेड लेटर। ठीक है, मतलब एक ऐसा मुआहदा जो मनसूख हो चुका हो, एक ऐसा एग्रीमेंट जो वैलिड ना हो। रेयरली इन्फोर्स्ड except once in a blue moon, यानी कभी कभार, when the CEO decides to revive it. During a recent meeting, she gave a bird's eye view of the plans, but the rank and file employees remained skeptical. ठीक है, रैंक एंड फाइल मतलब कि जो हर आम व खास जो होता है ना, रैंक एंड फाइल मतलब हर आम व खास जो है वो मतलब तमाम जो एम्प्लॉयज़ थे। मीन वाइल आवर टीम लीडर, अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्लू स्टॉकिंग, बड़ा एक अपने आप को यूनिक आदमी समझने वाला, हैज़ बीन ब्रेन स्टॉर्मिंग वेज टू मेक द पॉलिसी मोर इफेक्टिव। तो ये भी बड़ा एक सिंपल सा कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि एक ईजी क्वेश्चन था। नरेशन थोड़ी सी ट्रिकी थी बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अच्छा, अब इसमें देखें कि इट इज़ अ बुक दैट सेज द सेम थिंग ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड से, सेड द ओल्ड मैन। तो क्या होगा, द ओल्ड मैन सेड दैट इट वॉज अ बुक विच सेड द सेम थिंग एज ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड। ये हो जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद इट डिस्क्राइब्स पीपल्स इनएबिलिटी टू चूज देयर ओन डेस्टिनी, and it ends up saying that everyone believes the world's greatest lie. तो क्या होगा, he further added that the book described people's inability to choose their own destiny, क्योंकि present simple है तो past simple में चला जाएगा, and the book concluded, ठीक है, and the book concluded, ना बंदे ने बात conclude नहीं की, book की बात हो रही है, and the book concluded by saying that everyone believed the world's greatest lie. तो इसके बाद फिर क्या है कि आगे फिर बच्चा सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई। द बॉय आस्क्ड, कंप्लीटली सरप्राइज्ड, द बॉय कंप्लीटली सरप्राइज्ड आस्क्ड व्हाट द ग्रेटेस्ट लाई वाज। अब बच्चे यहाँ पर अगर आपने किसी ने लिखा है ना यहाँ पे कि व्हाट वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई, तो आपका ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने लाई के बाद वाज को लेकर आना है, यानी कि आपने इसको एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, इट इज़ दिस। अब ये आगे बंदा जवाब दे रहा है, दैट एट अ सर्टन पॉइंट इन आवर लाइफ्स वी लूज कंट्रोल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू अस एंड आवर लाइफ्स बिकम कंट्रोल्ड बाय फेट, दैट इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई। तो क्या होगा, द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट इट वाज द बिलीफ दैट एट अ सर्टन पॉइंट इन आवर लाइफ्स दे, यानी कि मतलब वो वी का वर्ड यूज़ करता है ना, तो वी से मुराद फिर क्या होगा, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील होता है, और सब्जेक्ट वहाँ पर क्या है, बंदा है, सिंगुलर है, लेकिन वो सबकी बात कर रहा है। that they, यानी कि people lost control over what was happening to them and their lives became controlled by fate. He said that was the world's greatest lie. ठीक है, तो उसके बाद we will only understand the miracle of life when we allow the unexpected to happen, said the boy. तो क्या होगा, the boy said that they would only understand the miracle of life when they allowed the unexpected to happen. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आप कह सकते हैं कि पैसेज था। फिर उसके बाद आगे चेंज करना था आपने पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इसमें ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द डोरवे, तो क्या हो जाएगा, ही रिज्यूम्स हिज सीट इन द डोरवे। ठीक है, क्लैम्प्ड हिज एल्बोज ऑन हिज नीज, तो क्या हो जाएगा, क्लैम्प्स हिज एल्बोज ऑन हिज नीज। रेस्टेड हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड पियर्ड थ्रू द रेंट इन द कर्टन, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड पियर्स थ्रू द रेंट इन द कर्टन। व्हेन आई आस्क्ड हिम where the cattle was, when I asked him where the cattle is, he ignored me, तो क्या हो जाएगा, he ignores me. I certainly was sorry, तो I certainly am sorry, and I have offended him, तो क्या हो जाएगा, I had offended him, तो ये क्या हो जाएगा, I had offended him जो है ये किस में तब्दील हो जाएगा, ये हो जाएगा I have offended him। ठीक है, so this is how you will basically do the conversion। तो आई होप कि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो गया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। वी डू अ लॉट फॉर यू एंड इन रिटर्न ऑल वी आस्क इज़ टू सपोर्ट दिस चैनल, ताकि आप जैसे जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको इस चैनल से जो सपोर्ट मिलती है वो सब तक पहुँचे, और बच्चों के लिए जो हम आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो आसानी जो है वो बच्चों तक पहुँचे। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।